दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे टेलीग्राम क्यूज एक्सप्लेनेशन वीडियो में। फ्रेंड्स, हम 5 अप्रैल को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाले गए क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। और 1336 कौन सी सदी में पड़ता है? 14वीं सदी में। अभी जो 2021 चल रहा है, कौन से सदी का चल रहा है? 21वीं सदी का। तो जो चल रहा होता है और आने वाली जो सदी होती है उसको हम डिनोट करते हैं। जैसे कि 2020 है तो अभी 2000 का टर्म चल रहा है, 2021, लेकिन हम 21वीं सदी बोलते हैं। वैसे ही जब 1336 चल रहा था तो इसको क्या बोलेंगे? 14वीं सदी बोलेंगे। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण फ्रेंड्स कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और चार मीनार जो है हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर है सी। चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में, मूसी नदी के किनारे, तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और यह हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित शहर था उस समय का, जो विजयनगर राज्य की साम्राज्य की राजधानी थी। और यह वर्तमान में कर्नाटक में एक जिला है, बेल्लारी, यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। आंसर है ए। अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? आपको पता है कि भारत जो देश है वह किसका संघ है? राज्यों का। लेकिन जो राज्य नहीं है और जो क्षेत्र भारत के हैं उन पर नियंत्रण सीधे भारत सरकार का यानी केंद्र सरकार का होता है। और उनको क्या बोला जाता है? यूटी, यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। अभी वर्तमान में कितने हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और इन पर जो शासन है वह राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। और राष्ट्रपति डायरेक्ट शासन न करके कुछ प्रशासकों को नियुक्त करता है, जिनको कहीं कहीं पर एलटी बोला जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी, और कहीं प्रशासक बोला जाता है तो कहीं उच्च आयुक्त बोला जाता है। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? फ्रेंड्स, शासन तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे विधि निर्माण होता है वह संसद के माध्यम से होता है। क्योंकि राज्यों में कहाँ पे किसके माध्यम से होता है? विधायिका के माध्यम से, राज्य विधानसभा के माध्यम से। और यहाँ पे बोल रहा है कि जहाँ विधायिका नहीं है, दैट मीन्स कि वह केंद्र शासित प्रदेश जिनकी संख्या अभी 8 है और जिनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश रहते हैं, पुडुचेरी एंड एनसीआर, दिल्ली राजधानी। यहाँ पे विधायिका खुद की है और ये खुद के लिए अपना कानून बनाते हैं। और बाकियों में अभी विधायिका नहीं है प्रेजेंट में, और उनका जो शासन या विधि जो निर्माण होता है वह संसद के माध्यम से होता है। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा या मंत्री तथा मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है? तो फ्रेंड, पिछले क्वेश्चन में आपको बताएं, 2 ही मात्र ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें खुद की विधायिका है, दिल्ली और पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। राइनो एक सिंघी गेंडा। फ्रेंड्स, जो इसका सूंड होता है, सूंड पे एक सींग होता है,
और ये सिंह के लिए इसका शिकार भी किया जाता है जनरली, और इसके संरक्षण के लिए एक अभयारण्य समर्पित है जो असम राज्य में है, उसका नाम है काजीरंगा अभयारण्य। फेमस है राइनो के लिए, राइनो यानी एक सिंगी गेंडा। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवलादेव घाना पक्षी बिहार कहाँ पे स्थित है? फ्रेंड्स, जो केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य है यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, और यह रामसर साइट आपने सुना होगा, जहाँ पे आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाता है, उसमें शामिल एक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फ्रेंड्स, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यह निर्यात उन्मुखी क्षेत्र होते हैं जहाँ से ऐसे उद्योग स्थापित किए जाते हैं जहाँ पे उत्पादित माल का केवल निर्यात करने के उद्देश्य से उत्पादन होता है। ये जो SEZ का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले चीन ने लाया था, इसके बाद भारत ने लाया। और भी देश हैं लेकिन सबसे पहले चीन ने लाया था, उसी का अनुसरण भारत ने किया है। और ये भारत में सबसे पहले 2005 में लाया था, लेकिन स्टार्ट इसी के रूप में हो गया था कांडला में 1965 में। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, कॉटेज और ग्राम उद्योग, शहरी हस्तशिल्प उद्योग। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है। इसकी स्थापना किसे कर्ज देने के लिए हुई थी? फ्रेंड्स, जो नाबार्ड है, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जो एग्रीकल्चरल बैंक है, कृषि बैंक है, और रूरल डेवलपमेंट है यानी कि ग्रामीण विकास बैंक है, यह इसके नाम में ही शामिल है। तो यह कृषि क्षेत्र और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हुआ है, और कृषि छोटे पैमाने के जो MSME गांव में होते हैं उनके लिए। तो इसका जो आंसर है, शहरी हस्तशिल्प को छोड़ के बाकी सब होगा, तो 4 छोड़ के ये तीनों आंसर होंगे। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करता है? भारत में रुपया जो 1 रुपये का कितने डॉलर के बराबर होगा, या फिर कितने रुपीस का 1 डॉलर बराबर होगा, जैसे कि 72 रुपीज़ का 1 डॉलर होता है बेसिकली, और ये घटता बढ़ता रहता है। तो ये घटता बढ़ता कैसे रहता है? यही तो विनिमय दर है, और ये किस पर निर्भर करता है? एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डॉलर। तो फ्रेंड्स, इसका जो विनिमय दर है रुपया और डॉलर का, ये बेसिकली 2 तरह से निर्धारित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। एक तो RBI या तो डायरेक्ट करे, या फिर RBI अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से मार्केट में पैसा दे करके या फिर मार्केट से पैसा शोषित करके आयात या निर्यात को नियंत्रित करते हुए मांग आपूर्ति संतुलन के माध्यम से इसका नियंत्रण करे। तो जो भारत सरकार ने जो नीति अपनाई है वह यह है कि RBI इस पर डायरेक्ट हस्तक्षेप न करके बाजार आधारित या बाजार नियंत्रित विनिमय दर अपनाएगा। तो जो डॉलर रुपये का विनिमय दर है वह मांग आपूर्ति संतुलन पर निर्भर करता है। आंसर है केवल बी। अगला क्वेश्चन है, ई लोग का विलोम क्या होगा? ई लोग का मतलब होता है यह लोग, जहाँ पे अभी प्रेजेंट में कोई है यह लोग। अब इनमें से जो ऑप्शंस में से डी नंबर है, पर लोग, पर यानी कि दूसरा, यहाँ का नहीं वहाँ का, तो पर लोग इसका विलोम होगा। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? इनमें हम जब ईमेल आईडी में यूज़र नेम लिखते हैं, इसके बाद @
gmail.com लिखते हैं तो ईमेल में @ का तो होता ही है, तो ये तो नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा भाग नहीं है। और जब हम नाम लिखते हैं जैसे xyz.abc. करके लिखते हैं या फिर @ फिर आगे लिखते हैं तो डॉट भी होता है और यह सिंबल भी होता है, नीचे वाला जो स्पेस देते हैं 2 अक्षरों के बीच में। तो इसमें जो स्पेस है ओनली स्पेस, जैसे कि हम लिखें कि XYZ स्पेस दे दें फिर ABC दें, तो ये ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है यूज़र नेम बनाने में। तो आंसर इसका है बी, जो कि ईमेल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य में से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जो यक्षगान है वह लोक नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है और केरल से जो लोक नृत्य है वो कौन है, मलयालम और कथकली। और तमिलनाडु से कौन सा है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आंध्र प्रदेश से है कुचिपुड़ी। ठीक, ऐसे एक एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें से ये मुख्य हैं। और शास्त्रीय नृत्य जैसे हम आपको बताएं यहाँ पे केरल का कथकली और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और तमिलनाडु का बता ही देता हूँ भरतनाट्यम है। और ऐसे ही उत्तर भारत का कथक, असम का सत्रिया, मणिपुर का मणिपुरी और उड़ीसा का ओडिसी। ऐसे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और ये जो यक्षगान है कर्नाटक का है। शास्त्रीय नृत्य में शामिल करने की मांग की जा रही है लेकिन शास्त्रीय नृत्य का भाग नहीं है। ओके, आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, साउथ सिनेमा के दिग्गज नेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ये कौन से अभिनेता हैं? तो फ्रेंड, जो अभिनेता इनमें से ऑप्शंस में दिए गए हैं उनमें से जो रजनीकांत साहब हैं इनको 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और जो 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है वह अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए अनुदान सहायता प्रदान की है? तो किसने प्रदान किया है? फ्रेंड्स, जो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल का जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे सड़क निर्माण कार्य के लिए और जिनको हालांकि राजमार्ग भी कहा जाता है, तराई क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्र में इन राजमार्ग के निर्माण कार्य के लिए भारत ने एक समझौता ज्ञापन के तहत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत 800 करोड़ रुपये नेपाली रुपए अनुदान सहायता दी है। आंसर है सी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने EBC नेस्तम नामक एक योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत यह प्रबल जातियों में से आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को 15,000 रुपये देगी? तो फ्रेंड्स, जो इसमें EBC योजना है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस नेस्तम योजना है, ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी हैं जो सबसे युवा मुख्यमंत्री माने जाते हैं, उनके द्वारा यह योजना दी गई है जिसके तहत जो आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति के लोग हैं, खासकर महिलाएं, उनको 15,000 रुपये देने की योजना है। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने विदेशी लेन देन की गति देने के लिए अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने के लिए JP मॉर्गन के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, जो JP मॉर्गन के साथ समझौता किया है
वो कौन सा बैंक है इसमें से, जो इस भारतीय स्टेट बैंक है SBI, इसने विदेशी लेन देन को गति देने के लिए अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, JP मॉर्गन के साथ। आंसर है सी। फ्रेंड जो इसमें दिया हुआ है कि भारतीय स्टेट बैंक है, इसका 1806 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ में ये याद रखें कि जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को हुआ था। ये डेट एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को किस पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा रहा है। फ्रेंड जो इसमें एक पोर्टल है ई-दाखिला पोर्टल। ई-दाखिला पोर्टल का मतलब यह है कि जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता, वो अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए इस पोर्टल पे जनरली वो अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं। कोई उनको शिकायत होती है तो उसका निवारण इस पोर्टल पे दर्ज शिकायतों के माध्यम से जनरली हो जाता है। और इसका शुरुआत जो है सबसे पहले NCR में जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार है उनके द्वारा शुरुआत किया गया था। और ये जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, जितने जैसे कि ई-गवर्नेंस रहता है कि सरकार जितना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाएं प्रदान करना चाह रही है तो ये सीधे लोगों तक पहुँचे, इसके लिए हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित खोलने की गवर्नमेंट द्वारा स्कीम बनाई गई है, जो कि प्राइवेट सेक्टर है और ये सर्विस देते हैं गवर्नमेंट के इस गवर्नेंस तक पहुंच के लिए लोगों को। और इसका जो इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा रहा है ई-दाखिला पोर्टल के साथ, लगभग 15 राज्यों ने कर लिया है अभी और राज्य करने जा रहे हैं। तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड जो ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट है वह सतना जिला है, सतना जिला में स्थित है। सतना जिला मध्य प्रदेश का एक जिला है। और ये जो चित्रकूट है, राम जी अपने वनवास के दौरान यहाँ पर रुके थे, इसके लिए फेमस है और तीर्थ स्थल भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध स्थल कायथा किसके समीप है। फिर जो कायथा है वो उज्जैन, मध्य प्रदेश का एक जिला है उज्जैन, वहाँ पे कायथा संस्कृति पाई जाती थी। ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से जानी जाती है उसको। ताम्रपाषाण का मतलब ये होता है कि जब पाषाण काल से मानव जब अपनी विकास की गति में चल रहा था और जैसे ही उसका धातु के साथ संपर्क हुआ तो पाषाण और धातु का जो संक्रमण काल होता है उसको ताम्रपाषाण संस्कृति बोली गई। और सबसे पहली धातु जो मानव द्वारा प्रयोग की गई हुआ थी तांबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य स्थल कहाँ प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड जो एरड़ अभिलेख है, कहाँ पे, उज्जैन में एक एरड़ अभिलेख पाया गया है। और यहाँ पे भानुगुप्त गुप्त साम्राज्य के सम्राट रहे हैं एक भानुगुप्त, उनका एक सेनापति थे भोजराज। इनके सेनापति मरने के बाद, मतलब इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो पत्नी थी वो सती होने जा रही थी। और ये सारा वर्णन जो भानुगुप्त का जो एरड़ अभिलेख है इस पर विस्तृत रूप से दिया गया है। पहला अभिलेख माना जाता है इनका सती होने का, या सती का जो चर्चा है या सती शब्द जो है यह किसी अभिलेख में लिखित रूप से एरड़ अभिलेख में मिलता है। यह 6ठी सदी का अभिलेख है। ओके, आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। फिर जो सांची में स्तूप हैं, यहाँ तक माना जाता है कि जो सबसे बड़ा स्तूप है भारत में सब सांची में ही है। और इसका जो निर्माण है वह अशोक ने करवाया था। अशोक को जो बौद्ध धर्म है उसको विस्तृत करने वाला या फिर अलग अलग देशों में फैलाने वाला वो माना जाता है। जो संघमित्रा है, महेंद्र और संघमित्रा अशोक के पुत्र पुत्रियाँ हैं। अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पुत्री है। इनके माध्यम से अशोक इनको भेजा था
कि यह बोधि वृक्ष से लेकर के दक्षिण में जाएं और जो श्रीलंका के शासक हैं उनको भेंट स्वरूप प्रदान करें। तो सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि अहिल्याबाई कहाँ की प्रसिद्ध शासिका थी? फ्रेंड्स, इनका जो पूरा नाम है वो अहिल्याबाई होलकर है। अहिल्याबाई होलकर यह इंदौर में जो होलकर वंश था, होलकर साम्राज्य, वहाँ की शासिका थी। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि ओरछा राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? फ्रेंड्स, जो ओरछा राज्य है वह मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है, टीकमगढ़ के पास में एक जिला है छतरपुर, वहाँ पर स्थित है। और यहाँ का जो शासक हैं, सबसे पहले जो शासक रहे हैं राजा रुद्र प्रताप। इनका नाम आगे राजा रुद्र प्रताप बुंदेला कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले ओरछा ओरछा राज्य की स्थापना की और ये सबसे पहले राजा वहाँ के रहे हैं। और इन्होंने 1531 में ओरछा राज्य की स्थापना की थी। आपको बता दें ओरछा है, यहाँ जो ओरछा का किला है और राजा राम का मंदिर है, हरदौल के मनौती है और ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ये सारे जानकारियाँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के महाकवि केशव का संबंध किस राज्य से था? तो जो फ्रेंड्स, जो केशव दास जी हैं, इनका पूरा नाम केशव दास मिश्रा था और इनकी एक रचना थी रसिक प्रिया। इसके लिए ये बहुत फेमस रहे हैं और ये संबंध है इनका ओरछा से। ओरछा बेतवा नदी किनारे स्थित मध्य प्रदेश का एक शहर कह सकते हैं और छतरपुर जिले में स्थित एक शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर था? फ्रेंड्स, जो नागदा है यह उज्जैन के आसपास का क्षेत्र है, उज्जैन भी है। और जो दसपुर है, उज्जैन अवंती जो महाजनपद हुआ करती थी उसकी राजधानी थी। और जो दसपुर है ये मध्य प्रदेश का जो मंदसौर है, मंदसौर जिला, उसका पुराना नाम है। तो इसका जो आंसर है वह बी। मंदसौर अफीम उत्पादन के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकिलिंग का खेल किस परिसर को कहलाता है? साइकिलिंग का जो खेल परिसर है वह क्या कहलाता है? साइकिलिंग जो होता है, लोग जब मतलब साइकिलिंग की जब प्रतियोगिता होती है वो वेलोड्रम, जो साइकिल की ट्रैक बनाता है साइकिल का, उसको वेलोड्रम कहा जाता है। उस पर साइकिलिंग की प्रतियोगिता होती है। जो रिंग है वो आइस हॉकी के लिए होती है और जो रेंज है वो निशानेबाजी शूटिंग के लिए होती है। और जो फ्रेंड जो कोर्स है वह गोल्फ के लिए यूज होता है। इसका आंसर है साइकिलिंग के लिए वेलोड्रम। अगला क्वेश्चन है, मुक्केबाजी का खेल किस परिसर पर कहलाता है? खेल परिसर क्या कहलाता है मुक्केबाजी का? तो फ्रेंड जो इनमें ऑप्शंस में से है रिंग, अब नाम सुना होगा रिंग, जैसे आपने दंगल मूवी देखी हो अगर, इसमें जो मुक्केबाजी है, कुश्ती हो गया, कुश्ती है, मुक्केबाजी है, बॉक्सिंग जिसको बोलते हैं, मैरीकॉम जी जिसके संबंध रखती हैं, तो वो कहाँ पे होता है? रिंग में। और जो रेंज है शूटिंग में यूज होता है, रिंग का आपको बताया था आइस हॉकी में। और जो डायमंड है वो बेसबॉल में यूज होता है। बेसबॉल के खेल परिसर को कहा जाता है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 9। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर है मुक्केबाजी का रिंग, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी आकृति उत्तराकृति प्रश्न आकृति से के पैटर्न को पूरा करती है? इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो बनाया हुआ है, हम जो दिया है वहाँ से अगर इस चीज़ को देखें तो ये जो नीचे वाली लाइन है वहाँ से लगी हुई एक रेखा है और इधर स्टार्टिंग में यहाँ पे नीचे की तरफ झुकी हुई है। तो ये आगे वाली जो लाइन आएगी वो भी ऐसे आएगी और वो भी झुकी हुई होगी। इसमें देख रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। इसमें ये हो सकता है और ये हो सकता है। और इसमें
इन ए और सी में से कौन होना चाहिए, तो हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे भी शेप में है और यहाँ पे भी शेप में है, लेकिन यहाँ पे गहराई में गया है और यहाँ पे उभार में गया है। तो वैसे ही यहाँ पे जब उभार में गया है तो नीचे में जब जाएगा तो ये गहराई में जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको डिक्शनरी के आधार पर दर्शाना है। डिक्शनरी में आधार में जैसे ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके माध्यम से इनकी जो नंबरिंग होती है दर्शाया जाता है। जो जैसे यहाँ पे देखते हैं कि सी ए डी सब में है। अब सी ए डी तक हम चलते हैं, इसके बाद है ए और यहाँ पे डी, यहाँ पे है यू और यहाँ भी ई है, यहाँ पे फिर से डी है। तो हम ये देखते हैं कि डी के बाद क्या है सबसे पहले, तो यहाँ डी के बाद सबसे पहले क्या है आएगा ए आएगा, तो इसका हो जाएगा पहले में ए होगा और दूसरे में क्या आ रहा है डी के बाद यहाँ पे यू, तो लास्ट में आएगा ई इसके बाद आएगा, यानी कि 3 इधर आएगा और 5 इधर आएगा। अब 2 और 4 में पहले कौन आएगा, अब यहाँ पे डी आई तक दोनों सेम है, यस भी सेम है। अब यहाँ एफ है, यहाँ पे डब्ल्यू है, तो एफ वाला चीज़ पहले आएगी और डब्ल्यू वाला चीज़ बाद में जाएगी। तो 124 आंसर ए हो जाएगा। इसमें यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में हम बताइए, पूछेगा, वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा फिर से। अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में के लुप्त पद का चयन करिए। फ्रेंड्स दिया हुआ है 9, 18, 72, 576, इसके बाद का जो डिजिट होगा वो क्या होगा। हम ये देखते हैं कि फ्रेंड्स जो 9 है 9 वो 9 है, इसके बाद हम जब गुणे 2 करते हैं तो 18 आ रहा है, 18 का फिर में 4 में मल्टीपल करते हैं तो 72 आ रहा है, और 72 में हम जब 8 का मल्टीपल कर रहे हैं तो 576 आ रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीपल कैसे हो रहा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे जो मल्टीपल हम अगर 16 का करते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा अगला पद। तो 16 का मल्टीपल करेंगे तो कैसे होगा, 16 छक्का 96, कुछ है हासिल 9, 16 सत्ते 112, 112 और 9 हो जाएगा 121, 1 हासिल 12, और 16 पंचे 80 और 12 92, आंसर हो जाएगा 9216, आंसर डी। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। फ्रेंड्स जो त्रिभुजों की संख्या हम जब काउंट करते हैं तो जनरली ये वाला जो टर्म है ये देखते हैं, इसको काउंट करने के लिए देखा जाता है कि पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4, और इसके बाद हम जब इसको दो के एक साथ लेते हैं तो एक इधर का एक इधर का, फिर एक इधर का एक इधर का, तो 4 ऐसे और 4 ऐसे, तो इस टाइप में 8 त्रिभुज बनते हैं। तो ऐसे देखते हैं कि 1 2 3 4 इस तरह से 4 इस टाइप के बन रहे हैं, तो यानी कि 8 चौक 32 त्रिभुज ऐसे ही हो गए। और इसके बाद हम जब देखते हैं कि ये इसके बाद ये इस टाइप के त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे ये 2, ठीक, और यहाँ पे ये ऐसे 3 और फिर ये ऐसे 4, ये हो गया। तो 4 त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं, ओके। और इसके बाद ये वाला जो त्रिभुज है, यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज एक हो गया और एक ये और एक ये, 3 त्रिभुज यहाँ पे हो गए और 3 त्रिभुज ही यहाँ हो गए, 6 त्रिभुज यहाँ हो गए। और जो फ्रेंड्स है यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे, ये अलग से यहाँ पे 2 काउंट किए थे, लेकिन यहाँ जो बीच वाला था उसको काउंट नहीं किए थे। तो यहाँ पे जो एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा और एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, जो बीच वाला था इसको काउंट नहीं कर पाए थे, 2 यहाँ पे बनेंगे, तो 2 त्रिभुज ऐसे हो जाएंगे। तो टोटल हम कर लेते हैं 32 4 36 6 42 2 44, आंसर है बी। आप इसको फिर से एक बार काउंट करेगा, इस ये फ्रेश वाला इमेज से, फिर डाउट हो तो पूछेगा। इसका एक्सप्लेनेशन हालांकि दिया गया है, फिर भी आप अपने से ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ राशि है, मान लेते हैं x राशि है, उसमें से 25% एक बस में चोरी हो गया, जेब कट गई उसकी, और 10% जेब फटी होने के कारण गिर भी गया, और शेष का 50%। यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि 25% चोरी हो गया और 10% जेब में से गिर गया, और जो बचा है
उसका 50%, यानी कि 25, 10, 35 प्रतिशत उसका लॉस्ट हो गया। अब बचा 65%, 65% का 50%, यानी कि इसका कितना आएगा 32 दूना 64 5, इतना प्रतिशत का उसने क्या किया, भोजन कर लिया। और जो बचा वह उसका क्या कर लिया, किताब खरीद लिया। और इसके बाद 0 रुपये उसके पास बचते हैं, पैसा ख़त्म हो जाता है। मतलब यानी कि 32%, इसके बाद जो बच रहा है वह प्रतिशत जो है वह 26% है, सॉरी 26 रुपये है। जो भी प्रतिशत है वह 26 रुपये है। ठीक है, तो हम अगर ये प्रतिशत ज्ञात कर लें, या फिर इनमें दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ से चलें या फिर इधर चलें, तो ज़्यादा आसान ये होगा कि जो लास्ट में बचा है हम उसका प्रतिशत देख लेते हैं, और कितने का प्रतिशत होगा ये हम करने के बाद आंसर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, 25, 10, 35%, और इसके बाद 32%, 32.5% ये हो गया। और टोटल ऐड करेंगे 5 और 67% आएंगे। और ये इसको अगर हम 100 में माइनस कर दें तो कितना आएगा, 5, 2, यहाँ से कहाँ से जाएगा, यहाँ 9 बजेगा, 9 में 7 गया 2, फिर यहाँ पे 9 बजेगा, 9 में 6 गया 3, 32। तो हम ये देखें कि x का यानी मल्टीपल कितना प्रतिशत, यानी कि x का ये जो प्रतिशत 32.5% बराबर कितना है, 26 है। लास्ट जो मिला हुआ है हम बचा हुआ है उसके हिसाब चल रहे हैं। सबको माइनस करने के बाद जो बचा, जो रुपया बचा और जो प्रतिशत बचा उसको बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो x का 32.5% 26, तो इसका यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32.5% है, यानी कि 32% आएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 26 गुणे 100 बटे 32.5। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 से ये डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का, पहले हम दशमलव हटा लेते हैं। तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, 1 0 यहाँ पे ऊपर बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छक्का 30, फिर आ जाएगा 2, फिर 5 चौको 20, फिर आ जाएगा 5, 5 छक्का 30, फिर आ जाएगा 2, फिर 5 25, तो यहाँ पे नीचे 65 हो जाएगा। फिर यहाँ ऊपर जाएंगे तो 5 25, 5 गुना 10, ये हो जाएगा 10 2 0। फिर हम देखते हैं 52 है, ये 13 से डिवाइड हो जाएंगे तो 13 5 65 और 13 चौको 52, और यानी कि टोटल कितना आ गया, इधर 400 और इधर 5 का 400 में इधर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 40, 0 बचाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि जो भी बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स प्रेफर कराते हैं। जैसे आपने नाम सुना हुआ है एमॉक्सिलिन, एक तरह से एंटीबायोटिक दवाई है, टैबलेट है। तो इसका यूज जो होता है वो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया के प्रति रेजिस्टिविटी जनरेट करने के लिए यूज होता है। और ये जैसा आप देखते हैं कि वैक्सीन जो बनता है, टीकाकरण जो होता है, तो उसमें जिस बीमारी का प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना होता है, उसी जिसके प्रतिरोध में कोई चीज़ क्षमता विकसित करनी हो, उसी का कुछ अंश मिला करके वैक्सीन तैयार की जाती है। जैसे अगर वायरस का प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना हो तो वायरस का ही प्रयोग किया जाएगा, और बैक्टीरिया का प्रतिरोधक क्षमता करना है तो बैक्टीरिया का ही प्रयोग करके वैक्सीन बनाई जाएगी। तो वैसे ही जो बैक्टीरियल दवाइयाँ होती हैं वह बैक्टीरिया को रेजिस्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, और यह प्रयोग की जाती हैं बैक्टीरिया का ही प्रयोग करके।
तो और ये पाया किस में जाता है सबसे ज़्यादा अधिकांशतः? तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरियो में ही पाए जाते हैं, जीवाणुओं में। ओके, आंसर है डी। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है? फ्रेंड, जो इन ऑप्शंस में से जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा एक तरह से जो जीवाणु है बैक्टीरिया, इन्हीं का ही एक प्रजाति होता है। और इसमें क्या होता है कि जो इसकी जीवाणु है, इसका जो सेल वॉल होते हैं, कोशिका भित्ति होती हैं, वो नहीं होता है इसमें। और यही जो है सबसे छोटा जीव होता है, माइकोप्लाज्मा। आपको पता हो कि जो विश्व में सबसे पहले जो जीव पृथ्वी पर आया था वो कौन था? बैक्टीरिया ही था। तो बैक्टीरिया इसी फॉर्म में था जब उसकी कोशिका भित्ति नहीं बनी थी। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग है वह जीवाणु के कारण होता है? फ्रेंड, जो इसमें चेचक है वो तो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, तो सी कैंसिल हो जाएगा। और जो हैजा है, डायरिया, वह जीवाणु के कारण होता है, बिल्कुल सही है। और पेचिस को प्रोटोजोआ के कारण होता है, और कहीं कहीं किताबों में ये माना जाता है कि ये बैक्टीरिया के कारण भी होता है। तो आंसर ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? फ्रेंड, जो पौधे होते हैं, पौधों को जो कैटेगराइज किया जाता है वो जनरली जैसे कि क्रिप्टोगैम्स में करा जाता है, और अलग तरीके हैं, तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो क्रिप्टोगैम्स दो तरह से कि एक तो वो पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं उनको क्रिप्टोगैम्स बोलेंगे, और दूसरे जो पुष्प बनते हैं जिनमें, उनको भी अलग दो भागों में बांटा गया है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उनमें पुष्प बनते ही नहीं हैं। और जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, एल्गी, जो शैवाल होते हैं उसमें फूल नहीं बनते हैं, पुष्प बनते ही नहीं है, तो ये क्रिप्टोगैम्स प्रकार के पौधे होते हैं। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में हम वो देखते हैं कि ऐसे पौधे जिनके जो बीज होते हैं वह खुले तौर पे होते हैं, नग्न बीजी पौधे बोला जाता है इनको। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं तो ऐसे पौधे जिनके जो बीज हैं वह फल के अंदर होते हैं, जैसे कि आम हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया इत्यादि, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, जितने भी आसपास जनरली देखे जाते हैं पेड़ पौधे वो, और जिनके बीज बाहरी तौर पर होते हैं, मतलब फल के अंदर नहीं होते हैं, जैसे चीड़ हो गया, देवदार हो गया। ऐसे पौधे जो लकड़ी के रूप में प्रयोग जनरली किए जाते हैं, इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो पौधे एंजियोस्पर्म के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है कि कभी पुष्प नहीं बनाते हैं वो क्रिप्टोगैम्स प्रकार के पौधे होते हैं, आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि चर्म रोग के उपचार में कौन के प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स क्या है? फ्रेंड, जो चर्म रोग है, जो स्किन डिसीज़ है, इसका जो रेडियो फास्फोरस होता है, इसके आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है इसके उपचार के लिए, आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं में क्या होता है? आकार बढ़ता है, संख्या बढ़ती है, छोटा होता है, घट जाता है? तो फ्रेंड, जैसे आपको पता होगा कि जो मनुष्य है, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी लेवल पे है, और जैसे ऊंचाई पर जाएगा तो जो पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो जितना होता है, अगर हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो जो बॉडी जितना प्रेशर पे जनरली रहती है, अगर वो थोड़ा भी प्रेशर अगर उसकी बॉडी पे कम हुआ तो जो रक्तदाब है आंतरिक रूप से है ही, और जो बाहरी रूप से अगर कम पड़ गया तो आंतरिक रूप और बाहरी तौर पे जो दाब बन रहा है उनमें अनबैलेंस होगा, और जो आरबीसी है वो इनका जो आकार है वो आगे फैलने की कोशिश करेगा, लेकिन आकार सीमित होने के कारण ये आगे, ये नहीं कि जो आरबीसी का एक छोटा कण इतना है तो
बड़ा होकर कितना बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बड़ा होने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन ये अलग भागों में टूट जाएगा, और अलग भागों में टूटने से क्या हो जाएगा, इनके आकार में वृद्धि न होकर के इनकी संख्याओं में वृद्धि हो जाएगी। तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, आकार नहीं बढ़ेगा। ठीक, और आकार छोटा भी नहीं होगा, संख्या जरूर घट जाएगी। कब घट जाएगी, जब दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। आंसर है इसका बी, क्या होगा, संख्या बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। फ्रेंड्स, जो चर्म शोधन होता है, चर्म शोधन उद्योग में जनरली करते क्या हैं, फिर इसको समझते हैं कि जो चमड़ा है जो पशुओं से प्राप्त होता है खाल, उसको जब चमड़ा उद्योग में ले जाया जाता है तो उनको आप देखते होंगे कि जब चमड़ा किसी पशु से निकालते हैं, जब ताज़ी होती है तो नरम होती है, लेकिन जैसे सूखती है बहुत कड़क हो जाती है और काली, मतलब उसका जो शक्ल है ऐसा आप देख के आपको घिन आएगा। आप उसको पहनने, आपको जान के हैरानी होगी कि आप जो पर्स यूज़ करते हैं, वैलेट, और जो आप बेल्ट पहनते हैं, यहाँ तक कि लोग आजकल जो जैकेट पहनते हैं और जो ग्लव्स पहनते हैं, जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, स्लीपर्स, ये सब चमड़ा का प्रयोग किया जाता है इन बनाने में। और ये चमड़ा जब आप शुद्ध रूप से अगर जैसा पशु में रहता है वैसे ही निकाल के डायरेक्ट बना दिया जाए तो कोई नहीं पहनेगा, एक तरह से घिन आएगा और उसको यूज ही नहीं करेंगे। तो चर्म शोधन उद्योगों में क्या किया जाता है, क्रोमियम का प्रयोग करके उसको मुलायम सॉफ्ट किया जाता है उस चमड़ा को, और ब्राउन किया जाता है। आप देखते होंगे कि जो चमड़ा है वो आपको भूरा भूरा दिखता है, तो भूरा दिखने का कारण भी यही है कि वो क्रोमियम के माध्यम से उसका टैनिंग किया जाता है, टैनिंग किया जाता है। और टैनिंग करने के बाद उसको फिर प्रयोग में लाने लायक बनाया जाता है। तो इसमें जो आंसर है सी, क्रोमियम का प्रयोग करके चर्म शोधन, मतलब जो चमड़ा है उसको उपयोग हेतु बनाया जाता है, और क्रोमियम जो है विषैली होती है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, स्टांसियम लवण के द्वारा बुनसिन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। इसमें फ्रेंड जो देखते हैं कि बुनसिन ज्वाला है एक तरह से जो गैस चूल्हा होता है, गैस चूल्हा में जैसे हम आग यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या जलाते हैं, एलपीजी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि हमको प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में और कोई चीज़, किसी चीज़ को गर्म करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे एलपीजी तो ले जाएंगे नहीं कि हम गैस चूल्हा ले जाएं, ठीक है। तो वहाँ पे हम इस तरह से एलपीजी ज़रूर जलाते हैं, लेकिन हम गैस चूल्हा नहीं ले आते हैं। एक तरह से वहाँ पे किसी पतली पाइप का सिलेंडर का यूज़ करते हैं, और उसमें जो ज्वाला निकलती है उस ज्वाला को बुनसिन ज्वाला कहा जाता है। एक तरह से ये परखनलियों को, या जो लेबोरेटरी में टेस्ट जो ट्यूब्स होते हैं वहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं उनको गर्म करने की अगर ज़रूरत हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये देखा जाता है कि उसका जो रंग है, कलर है, उसको टेस्ट करते हैं कि भाई कितना हम मात्रा रखें, तो उसको टेस्ट करने के लिए स्टांसियम लवण का प्रयोग किया जाता है, और स्टांसियम लवण के द्वारा ये जो बुनसिन ज्वाला है उसका रंग देखा जाता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है। और इसका जो रंग है वह जो क्रीमसन है उससे लेकर के लाल तक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारी महसूस करता है क्योंकि। कृत्रिम सैटेलाइट अंदर के जो अंदर है, मान लेते हैं पृथ्वी है, और यहाँ इसकी जो सैटेलाइट है वो इसके लगभग अलग अलग कक्षाओं में, जैसे कि 300 से लेकर के लगभग आप जब देखेंगे तो 36,000 किलोमीटर तक भी सैटेलाइट उड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सैटेलाइट के अंदर है और भारी महसूस करेगा, तो ये देखेंगे कि जब किसी केंद्र को मान करके कोई वस्तु अगर गति कर रही है, गति अवस्था में है, तो उस पर दो बल काम करते हैं। एक तो वह बल काम करता है जो उसे केंद्र की तरफ खींचता है, और दूसरा बल वो होता है जो उसे केंद्र की से बाहर धकेलता है। और ये जब अगर बैलेंस कंडीशन में रहेंगे तभी कोई वस्तु केंद्र से के सापेक्ष कहीं दूर घूम सकेगी। और ये जो अंदर की तरफ खींच रही है उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे,
अभिकेंद्री बल। सेंट्रीपिटल और जो बाहर की तरफ जा रही है उसको क्या बोलेंगे, अपकेंद्री। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल बल। और ये जो बाहर की तरफ बल लग रही है, आपको पता है कि जब पृथ्वी है उसका एक स्पेसिफिक गुण होता है, वो क्या, उसका गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि वो किसी अपने जब तक पलायन वेग से कोई वस्तु न भाग जाए वह तब तक के उस ऊपर, इससे ऊपर उछाले गई वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो अगर जो सैटेलाइट है वहाँ पर भी एक तरह से जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह एक तरह से अपनी तरफ खींचती है, और उतने ही के ही बराबर ये जो अपकेंद्रीय बल है बराबर होता है। यानी कि पृथ्वी का जो जी है, गुरुत्वाकर्षण बल, जी के कारण जो लगने वाला बल है, वह जो अभिकेंद्रीय बल है, ये और ये तीनों लगभग जब बराबर हो जाते हैं, एक समान अवस्था में आ जाते हैं, तो इसके अंदर जो बैठा व्यक्ति है, अब व्यक्ति जो बैठा है वो और जो सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट वो घूमने में सक्षम हो पाती है एक निश्चित कक्षा में, और जो व्यक्ति है वह अपने आप को भारी महसूस करता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा कि अभिकेंद्रीय बल समान हो जाता है किसके, पृथ्वी के आकर्षण बल के। ओके फ्रेंड्स, आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। फ्रेंड्स, जो लौह मतलब कि लौह चुंबकीय जो धातुएं होती हैं, जैसे कि फेरस, कोबाल्ट, निकेल, तो इसमें देखते हैं कि जो लोहा है वो तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन कोबाल्ट और निकेल है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो इनकी मिश्र धातु से जो बनता है लोहा, जनरली जंग लगते हैं और थोड़ा हैवी भी हो जाता है, इसलिए ये पहले यूज होते थे। लेकिन अभी बोला है कि आधुनिक शक्तिशाली जो चुंबक बनाए जाते हैं, तो लोहा को रिप्लेस करके एल्युमिनियम यूज किया गया, और एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल मिश्र धातुओं का जो प्रयोग किया जाता है वह आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाने में किया जाता है। तो आंसर है सी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस वर्ड्स इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड 46 to 50 क्वेश्चंस। जो 46 से 50 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो उनके जो समानार्थी शब्द हैं वो कौन से हैं। जैसे एक है एबोर। एबोर का मतलब होता है घृणा करना। अब इसमें से हम देखेंगे कि इनमें जो वर्ड दिए हुए हैं ये इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है। जैसे आर्ग्यू है, बहस करना हो गया। हेट, इसका मतलब होता है घृणा करना, आंसर मिल गया। और डिस्कवर, खोज करना। रिवील है मतलब किसी चीज़ को उजागर करना, एक्सपोज करना। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है आसन, क्या बोलेंगे, खुश रहना या खुश दिखना, ग्रेसफुल होना, ठीक। प्रेटी मतलब होता है सुंदर, और क्लेवर मतलब होता है चतुर, और प्लेजेंट मतलब होता है खुश होना या खुश दिखना, और प्रेजेंट वर्तमान। इसमें जो प्लेजेंट है वो इसके लगभग समानार्थी शब्द है। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कॉग्नेट। कॉग्नेट मतलब होता है निष्कासित होना, यानी कि जहाँ पे है वहाँ से दूर कर दिया जाना। एक्सल्ट है, उसका मतलब भी होता है कि निर्वासन होना या एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाना, हटा दिया जाना। तो इसका जो समानार्थी शब्द है ए, एक्सल्ट। ट्विस्ट मतलब दो ट्विस्ट, मरोड़ होता है एक तरह से किसी चीज़ को मरोड़ना। और फ्रेंड दोस्त हो गया, रिलेटिव संबंधित हो गया। ओके फ्रेंड, जो सॉरी इसमें जो बता रहे थे वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। जो कॉग्नेट है, इधर कॉग्नेटिव वर्ड्स होते हैं। कॉग्नेट संबंधित ही होता है ना, कॉग्नेट मतलब संबंधित, किसी से जुड़ा हुआ संदर्भ, एक ही संदर्भ में। तो जो कॉग्नेट है इसका जो रिलेटिव है ये वर्ड होगा जो इसके
समानार्थी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यह कॉग्नेट का मतलब निष्कासित नहीं होगा, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। कॉग्नेट मतलब संबंधित, और ये रिलेटिव से मिलता जुलता होता है। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है मेडिटेटिव। मेडिटेटिव मतलब होता है चिंतनशील। चिंतनशील जो चिंता में व्यक्त हो, तो वैसे ही जो जैसे आप प्रेस्ड है मतलब पीड़ित कोई व्यक्ति है, तो वो आंसर होगा नहीं। केक्ड है जैसे कोई पिंजरे में बंद हो, केज मतलब पिंजरा, केक्ड मतलब जो पिंजरे में बंद हो, वो भी नहीं बंदी जिसको है। थॉटफुल यानी जो विचारशील होता है, चिंता करता रहता है वो। और हैप्पी मतलब खुशी। तो जो विचारशील है और ये मेडिटेटिव है, ये समानार्थी शब्द हैं, तो आंसर है सी। ये है एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है निष्कासन, निष्कासित। और यहाँ पे जो एक्सपाइल है, इसका मतलब होता है निर्वासन। तो निष्कासन और निर्वासन ये लगभग एक शब्द है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, हट जाना। तो ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। और हेट मतलब घृणा करना, फेड मतलब फीका पड़ जाना या अपनी चमक होना, क्लीन मतलब साफ। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और आज 6 अप्रैल आज के जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन डलेंगे, उसके वीडियो आपको शाम तक मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।